यस, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा 4.1 मॉड्यूल है आपका। इसमें हम ये देखेंगे कि डेटा को हम किस तरह से डायग्राम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक है हमारा लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट। वैसे तो बहुत सारे हमारे रिप्रेजेंटेशन के मेथड होते हैं, बट अभी हम यहाँ पर इस चैप्टर में हम 3 टाइप के डायग्राम सीखेंगे। दैट इज लाइन डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। व्हाट इज लाइन डायग्राम? वी मेक रेक्टेंगुलर एक्सिस। अगर आपने 10th में एक्स और वाई की लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन किए होंगे, किए हैं ना आप सबने या नहीं किए? किए हैं मैम। किए है ना, तो वही हमारा लाइन ग्राफ है। ठीक है, तो लाइन ग्राफ में हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो यहाँ पर हम एक्स को, जैसे इसने ले लिया मंथ्स ले लिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी से दिसंबर तक, और वाई एक्सिस पे हमारी प्रोडक्शन आ गई कि जनवरी में हमारी कितनी प्रोडक्शन हुई, फरवरी में कितनी हुई, मार्च में कितनी हुई। तो ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है, ये छोटा सा जो गैप दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ो। along with abscissa we make the independent variable x। तो x क्या है हमारा यहाँ पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होता है ना x के ऊपर y की x की वैल्यू लिखते हैं तो y की वैल्यू आती है ना हमारी। याद है आपको या नहीं? यस मैम। और एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा। ये छोटी छोटी चीजें आपको मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जब आपके एमसीक्यू बनते हैं, इन डेप्थ नॉलेज चेक करने के लिए ये चीजें भी आ सकती हैं। ऊपर की नॉलेज तो मैं दूंगी आपको कि मेन जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमने सब्जेक्टिव पेपर देना है तो हाँ जी आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, दिस इज सफिशिएंट, 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपका काम हो जाएगा। बट यहाँ पर आपका एमसीक्यू है, एमसीक्यू में हर लाइन में एक क्वेश्चन निकलता है। जो बच्चे कल नहीं आए थे मैं उनके लिए रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप एमसीक्यू के पेपर की तैयारी के लिए कोई चीज पढ़ते हो, यू मेक इट इन योर माइंड कि हर लाइन में आपको इस तरह से पढ़ना है कि मैंने पेपर सेट करना है, क्या क्वेश्चन बनाऊं इसमें से। तो देखो, अगर आप में ध्यान से अपने आप को पेपर सेटर की तरफ से देखोगे तो आप बताओगे कि लाइन चार्ट में कैसे एक्सिस होते हैं, रेक्टेंगुलर। बन गया एक क्वेश्चन आपका। ठीक है, दूसरा, इसमें एब्सिसा किसको बोलते हैं जी? एक्स एक्सिस को। वो कौन सा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पर इसने इसको टाइम दे दिया, जनवरी फरवरी मार्च, अलोंग विद ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हम किसको बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया आपका। वो डिपेंडेंट होता है और उसको वाई बोलते हैं। वाई पे हमने प्रोडक्शन ले लिया रिलेटेड टू द टाइम। आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स दे आर ज्वाइंट बाय स्केल विच रिप्रेजेंट्स लाइन चार्ट। जब हम इसके पॉइंट्स को जोड़ते हैं उससे जो लाइन बनती है उसी को हम लाइन चार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट इसने कर दिया आपको, 1 साल की प्रोडक्शन आपको दिखा दी। ये जो गैप होता है इसको क्यों छोड़ा गया है? आपको भी जब पेपर में बनाना पड़े या आ जाए, ये गैप आप देख रहे हो बीच में 60 के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है लाइन में। यस मैम। कोई बता सकता है कि ये क्यों छोड़ा हुआ है आइडिया किसी को? पहले कभी छोड़ा आपने ऐसे लाइन चार्ट लीनियर इक्वेशन का बनाते हुए ग्राफ, ऐसा स्पेस बीच में? नहीं छोड़ा ना, तो मैं बताती हूँ इसको क्यों छोड़ा है। ना ध्यान से देखो, हम ले रहे हैं 60 70 80 90, कितना डिफरेंस है हर एक के लेवल में? एक स्क्वायर जो है आपका 10 को दिखा रहा है ना, तो आप कैसे 0 से सीधा 60 पे जा सकते हो? अब आप याद करो, जब हम कोई पेपर को ऊपर से दिखाना चाहते हैं और नीचे से नहीं दिखाना चाहते तो हम उसको ऐसे 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 करके फोल्ड कर देते हैं। यस मैम। तो ये एजम्पशन है यस कि मैम। 0 से 50 तक जो है हमने इसको फोल्ड कर दिया और वो गैप यहाँ फिल हो गया। अदरवाइज तो अगर आप 0 से बनाते तो फिर पहले 10 20 30 40 50 60 ऐसे आना चाहिए था। यस मैम। समझ आई ये बात आपको? यस मैम। तो दिस यस इज मैम। इन डेप्थ यस नॉलेज मैम। जो आपको होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज, कि ये उसी के लिए छोड़ा गया है कि जो गैप 0 से यहाँ तक है वो इसमें कवर अप हो गया।
फिर हमने 10-10 का गैप दिया, ठीक है। अदरवाइज तो एक पेज पे आपका पूरा ही नहीं आएगा। मान लो यहाँ 60 की जगह मैं शुरू ही 120 से करती, फिर भी तो आपको बनाना पड़ता ना 120, 130, 140, ठीक है। ओके मैम। यस। ये चीज होती है, यस जब मैम। भी आपको ग्राफ बनाना पड़े तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। ये हो गया आपका लाइन ग्राफ। नेक्स्ट है बार डायग्राम। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज द बार डायग्राम। इट इज स्पेशली यूज्ड इन कंपेयरिंग क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा ऑफ डिस्क्रीट टाइप। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको हर एक लाइन में क्वेश्चन मिलेगा। देखो, क्यों हम बार डायग्राम बनाते हैं? कंपेयर करने के लिए। कंपेयर किसको करना है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों को। कल हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि बहुत सारा हमारा जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो नंबर बेस्ड होता है। नंबर बेस्ड में हम जो कंपैरिजन कर सकते हैं वो क्वांटिटी में तो कर सकते हैं लेकिन क्वालिटी में नहीं कर सकते। तो बार डायग्राम में हम क्वालिटी में भी कर सकते हैं, क्वांटिटी में भी कर सकते हैं। A bar diagram is a graph on which data are represented in the form of bars. ये तो क्लियर है। It consists of number of bars और rectangles. Bars किस शेप में होते हैं? हमारे रेक्टेंगल के शेप में। Which are of uniform width. उनकी width यूनिफॉर्म होती है। दो दो बार्स सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चों, लाइट चली गई थी या नेटवर्क इशू आ गया था।
अवेलेबल हो आप सब? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ओके ओके। तो बार बार जब हम बनाते हैं हॉरिजेंटल भी बनाते हैं और वर्टिकल भी बनाते हैं। एक फिर आपका ये क्वेश्चन बनता है कि आपके बार जो हैं वो हॉरिजेंट रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, और उनके बीच का डिफरेंस इक्वल होता है। हाँ जी, किसने? रमनदीप और मैम आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी। तो आवाज नहीं आ रही थी जी। अच्छा ठीक है बेटा, अब आ रही है ना? तो आपको बार डायग्राम जब बनाना है इस तरह से बनाना है कि जो आपके लीजेंड्स हैं, जो भी आपके डिसीजन मेकर्स हैं, उनको इमीडिएटली देख के समझ आ जाए कि क्या आप बताना चाहते हो उससे। When it is not a requirement, horizontal ones must be used. In this way, legends can be read without turning the graph. उन्हें पढ़ना ना पड़े theoretical, सिर्फ ग्राफ देख के समझ आ जाए। The descriptive legend should not be written at the end of the bars within the bars, since such writing may distort the comparison. Usually diagram will more attractive if bars are wider than the space between them. अब यहाँ पर ये चीज देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है कि जो बार्स की विड्थ होती है उनके बीच में स्पेस कम होनी चाहिए लेकिन विड्थ ज्यादा होनी चाहिए। आपने अगर बार ग्राफ देखा हो तो विड्थ जो है उसकी वो ज्यादा होती है, उनके बीच में गैप कम होता है। Then, regarding the space between two bars, it is conventional to have space about 1/2 of the width. देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन इसने यहाँ दे दिया कि रूल्स जो हैं, सेट रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप विड्थ 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो दो बार ग्राफ के बीच का जो डिफरेंस है वो 1/2 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी उसका हाफ होना चाहिए। ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो कि मैं किस तरह से बोलना चाह रही हूँ, या फिर आपको बना के दिखाऊं? मैम बना के दिखा दो। देखो, मैम बना के दिखा दो। 1 मिनट रुको। आपको ये बार ग्राफ दिख रहा है जो मैंने शेयर किया अभी विंडो? यस मैम। इसमें अगर आप यस ध्यान मैम। से, अब आप ध्यान से देखो, इसमें जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, 1 मिनट बच्चे। इसमें जो ब्लू वाले ग्राफ दिख रहे हैं ना आपको,
ब्लू ग्राफ दिख रहे हैं बच्चे इसमें? यस No, मैम। ma'am. नहीं दिख नो रहे? नो नहीं दिख रहे, एक नो मिनट दोबारा मैम। एक मिनट शेयर करती हूँ मैं फिर से। दिस वन, अब दिख रहे हैं? Yes, ma'am. अब देखो Yes, ma'am. इसमें यस क्या लिखा हुआ मैम। है? अब देखो नीचे केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, पीस, इकोनॉमिक्स, 4 चीजों का बार ग्राफ दिखा रखा है आपको। ठीक है, ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु हैव नोबेल प्राइज इन ईच कैटेगरी, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है उनके नंबर ऑफ पर्संस दिखा रखे हैं कि केमिस्ट्री में कितने लोगों ने जीता, फिजिक्स में। अब जो वो कहना चाह रहा है कि ये जो ब्लू कलर है, 2 ब्लू कलर के बीच में व्हाइट स्पेस दिख रही है आपको? यस मैम। तो वो Yes, ये ma'am. कहना चाह रहा है कि यस जो यस ब्लू मैम। कलर की विड्थ है बार ग्राफ बनाने के लिए वो ज्यादा होनी चाहिए और उनके बीच का जो गैप है वो कम होना चाहिए। अगर आप देखो तो इसके बीच का गैप कम है ना, यस मैम। और इसकी रेशो जो Yes, वो ma'am. बता रहा है आपको सेट रूल, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट वो कह रहा है कि सेट रूल के अकॉर्डिंग ये रेशो आधी होनी चाहिए, मतलब बीच वाला जो पोर्शन है ये हाफ होना चाहिए इसकी विड्थ का, यानी यहाँ पर तो और भी कम है ना, 1/3 से भी कम लग रहा है, 1/3 लग रहा है, लेकिन जो आपकी बुक में लिखा है वो कहते हैं कि ये डिफरेंस जो है वो हाफ होना चाहिए, 1/2 ऑफ द विड्थ ऑफ द बार। अब क्लियर हुआ आपको ये चीज? यस मैम। Yes, ma'am. अब ये बुक शेयर हो रही है, बुक की स्क्रीन नजर आ रही है? No, ma'am. तो मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, नो मैम, शो नहीं हो रही। कोई बात नहीं, वो बार ग्राफ कर दिया था ना मैंने शेयर। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. अब द बार डायग्राम इज जनरली यूज फॉर कंपैरिजन, फिर वही बात आ गई कि हम इसको कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन प्रेजेंटिंग डाटा इन्वॉल्विंग टाइम फैक्टर, इसमें ज्यादातर टाइम फैक्टर के डाटा आता है। व्हेन 2 or more sets of data over a certain period of time are to be compared, a group bar diagram is prepared। अभी क्या होता है, बार एक एक देखा ना आपने, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये कई बार ग्रुप होता है उसमें 3-3 बार डायग्राम इकट्ठे बने होते हैं। नेक्स्ट आगे आएगा आपका बार डायग्राम, जब आप बनाओगे हम उसमें ये सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल है 6 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। आपका जो मेन क्वेश्चन यहाँ बनता है कि कितने टाइप के बार डायग्राम्स होते हैं, तो आपके पास 6 टाइप के बार डायग्राम होते हैं। सिंपल बार डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया, मल्टीपल या ग्रुप बार डायग्राम जो भी ये बता रहा है कि ग्रुप बार डायग्राम होता है, सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम एंड ब्रोकन बार्स, ये सब हमारे पास आगे आएंगे, हम बनाएंगे इनको। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि 6 टाइप्स के बार डायग्राम आपके पास हैं। तो सिंपल बार डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें हम दो ही कंपोनेंट लेते हैं, दो ही वेरिएबल्स लेते हैं। ठीक है, मोस्टली 2 लेते हैं या 2 से ज्यादा, जैसे अभी इसने लिया केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये और ऊपर आपने देखा जनवरी फरवरी की प्रोडक्शन दी हुई थी, जो आपने लाइन ग्राफ बनाया था उसको आप बार डायग्राम से भी दिखा सकते हो। ठीक है, these bar usually arrange according to the relative magnitude of bars, the length of the bar is determined by the value of amount। अब ये फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि जो बार की लेंथ है वो उसकी आपकी वेरिएबल जो वाई एक्सिस है, वाई की वैल्यू है, उस पर डिपेंड करता है वो कितनी है। जैसे केमिस्ट्री में 100 लोगों ने लिए नोबेल प्राइज, तो 100 तक उसकी लेंथ आएगी, और फिजिक्स में मान लो 150 ने लिए तो उसकी लेंथ उससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स में मान लो 80 ने लिए तो 100 से छोटी हो जाएगी लेंथ। तो लेंथ किस पे डिपेंड करती है? वेरिएबल की अमाउंट पर, उसकी क्वांटिटी पर। क्लियर? जबकि विड्थ सेम होती है, लेंथ अलग अलग होती है। क्लियर है ये चीज? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, आगे है मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम। मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम में हम 2-3 या उससे बहुत ज्यादा वैल्यूज ले लेते हैं और उनके फिर हम बार डायग्राम्स इकट्ठे करके बनाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेजर कैटेगरीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर हम उसको, मल्टीपल है तो उसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में,
ताकि हम उसको आसानी से पढ़ भी सकें और उसको दिखा भी सकें। ठीक है, ईच कैटेगरी का। Then subdivided bar diagrams. A component bar diagram is one of the which is formed by dividing a single bar diagram into several components. अब मैं आपको हर तरह का बार डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम एक बारी देखो। मल्टीपल बार डायग्राम, एक बारी फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर दूसरी करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको हर तरह के बार डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। ताकि आपके माइंड में सब चीजों की क्लैरिटी हो जाए। और ये अब ग्राफ दिख रहे हैं? नो मैम। नहीं दिख रहे? एक मिनट। यस मैम। बार बार ग्राफ दिख रहे हैं आप लोगों को? नो नो मैम। मैम। यस, अब दिख रहे हैं? यस मैम। अब ये देखो, ये है आपका मल्टीपल बार चार्ट। अब इसको मल्टीपल क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से देखो आप। इसमें दो चीजें आ गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। देखो 91 में अभी हमने पीछे क्या देखा था, एक एक बार बार डायग्राम बना हुआ था ना उसमें, ब्लू वाला सिंगल। अब इसमें आपकी दो बॉक्सेस बन गए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उनके कलर चेंज कर दिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम। तो अब इसमें देखो, कंपैरिजन कर पा रहे हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना फर्क है हमें। ठीक है, यस मैम। ये हो गया आपका यस मैम। मल्टीपल बार डायग्राम। इसके बाद हम करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट। उसके बाद था हमारा सब डिवाइडेड कंपोनेंट। ठीक है, दिस वन देख रहे हो आप? ये एक ही चार्ट पे इसने एक ही बार में तीन चीजें दिखा दी। ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है। क्लियर? यस मैम। अब यहाँ मल्टीपल देख लिया, इसमें तीन चीजें आ गई आपकी। ये मल्टीपल हो गया।
ये है आपका सब डिवाइडेड। देखो तीनों चीजें, अगर मैं यहाँ पर कि एक शॉप की इतनी सेल है, दूसरे की इतनी है, तीसरे की इतनी है, एक ही बार ग्राफ में इसने 3 कलर कर दिए। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? दिख रहा है ये? यस मैम। ये सब डिवाइडेड Yes, है ma'am. आपका। अब जैसे मैं इसी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी कर सकती थी, इसने 3 कंपोनेंट लिए हैं, ये सब डिवाइडेड है। अब इसी सब डिवाइडेड को अगर मेरे को परसेंटेज में बनाना है तो मैं परसेंटेज निकाल लूंगी। मान लो ये वाला है, इसमें देखो ऑलमोस्ट नीचे वाला 20% है, इसके बाद ऊपर वाला 30% है, ऊपर 50% है। तो मैं इसको किस तरह से दिखाऊंगी? परसेंटेज बना लूंगी उसकी और फिर उसको दिखाऊंगी। तो परसेंटेज में पहले चेंज कर दिया, सबका टोटल करके हर एक की परसेंटेज निकाल ली इसने। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप परसेंटेज कैसे निकाली है इसने? यस मैम। फिर उसको उतनी ही परसेंटेज से दिखा Yes, दिया, ma'am. यहाँ पर परसेंटेज से दिखा दिया। दिस इज परसेंटेज बार ग्राफ। देन ब्रोकन स्केल बार ग्राफ क्या है आपका? इसमें आपका ब्रोकन सेल बार ग्राफ में जैसे ऑपरेशंस हैं आपके 1500। अब यहाँ 14 के बाद सीधा 1500 पे हम नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा गैप है। मार्केटिंग एचआर में 20 है और ऑपरेशंस में 1500, तो इतना बड़ा ग्राफ नहीं बन सकता। तो इसको ब्रोकन स्केल बोलते हैं। जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था ना 60 वाला, कि वो नीचे उसको ब्रोकन किया हुआ था लाइन ग्राफ में। ठीक है, याद है आपको वो यस। चीज? तो उसको ब्रोकन Yes, स्केल ma'am. बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोकन स्केल। अब वो नीचे से ब्रोकन स्केल था, इधर ऊपर से ब्रोकन स्केल आ गया। देखो यहाँ पर इसने ब्रेक कर दी ना, यहाँ पर 140 के बाद ब्रेक करके सीधा 150, 1500। इसका मतलब हम 1500 तक दिखा रहे हैं इसको। जब एकदम से इतना गैप पॉसिबल ना हो तो आप इस तरह से बीच में ब्रेक करके दिखा सकते हो। इज इट ओके? यस मैम। आगे है डेविएशंस। डेविएशंस में क्या है? आपने डेविएशंस दिखानी है। देखो प्लस माइनस, कितनी प्लस हुई हमारी, कितनी माइनस हुई, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगले साल कितनी सेल बढ़ी, कितनी कम हुई। तो डेविएशन बार डायग्राम। एक तो हम प्रोडक्शन दिखा रहे हैं कि एक साल में 100 हुई, अगले साल 150, लेकिन अब मुझे ये दिखाना है डेविएशन कितनी हुई। 50 डेविएशन हुई, क्या वो प्लस में हुई या माइनस में हुई, यानी अप गया या माइनस गया। तो हम इस तरह से डेविएशन बार ग्राफ दिखा सकते हैं। मतलब जिस तरह से आपकी मैनेजमेंट को जरूरत हो आप उसी तरह से बार ग्राफ दिखा सकते हो। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो, ये आपका बार ग्राफ का सारा, आई थिंक इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए बार ग्राफ में कभी भी। इसके साथ साथ बच्चे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी है क्योंकि ऑनलाइन इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम प्रैक्टिस करें। यू शुड डू द प्रैक्टिस एट योर होम। जितना हम यहाँ करते हैं उस सबको खुद से करके देखो घर में। ठीक है, अब ये बुक आपको फिर से क्लियर हो गई? यस मैम। तो अब सब डिवाइडेड और परसेंटेज बार ग्राफ समझ आ गए आपको, तो बताने की जरूरत नहीं है। नो मैम। इसके बाद है पाई डायग्राम। पाई क्या होता है? एंगुलर डायग्राम। पाई डायग्राम मीन्स सर्कल में बनता है, और एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। जैसे हमने परसेंटेज बार ग्राफ बनाया है वैसे ही हम पाई चार्ट बनाते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, उसको हमने बार ग्राफ में दिखाया, इसको हमने सर्कल बनाना है। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। सभी कंपोनेंट्स की डिग्री निकाल लो, और डिग्री निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 360/100। तो 3.6 आपकी एक डिग्री आ जाएगी। देखिए, a pie diagram circular graph which presents the total value with the components. The area of circle represents the total value. मान लो आपने अपना बजट ही दिखाना है कि हाँ जी हाउस होल्ड बजट इतना है, इसका इतना 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 है। कंपोनेंट्स के साथ मैं आपको एग्जांपल से दिखाती हूँ ये भी, तभी आपको क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, वो कहते हैं 120 स्टूडेंट्स हैं आपके कॉलेज में, उनको डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस है, उनकी डिटेल दी हुई है। फोटोग्राफी का वर्क एक्सपीरियंस 6 स्टूडेंट्स को है, क्ले मॉडलिंग का 30 को है, किचन गार्डनिंग 48, डॉल मेकिंग 12 एंड बुक बाइंडिंग 24। अब आपको इसको पाई चार्ट में दिखाना है।
तो पाई चार्ट में दिखाने के लिए हम सबसे पहले इसकी डिग्री बनाएंगे। अगर परसेंटेज में दिखाना होता तो हम परसेंटेज बनाते। परसेंटेज में हम क्या करते हैं, 6/120 × 100, यही करते हैं हम। अभी हमने परसेंटेज में देखा ना कैसे किया था, आपको फॉर्मूला भी दिखाया था मैंने। हाँ जी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आया। हाँ, तो अब इसमें हमने क्या करना है, 100 की जगह 360 करना है, क्योंकि हमारा एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो ये सब आपके एंगल बन गए, 18 डिग्री, 90 डिग्री, 144 डिग्री, 36 डिग्री एंड 72 डिग्री। टोटल जो है इसका 360 होना चाहिए, ये चेक करना आपको जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको ग्राफ इस तरह से करेंगे, एक सर्कल बना के जितने डिग्री का वो कह रहा है उतने डिग्री के हम डिवीजन बना देंगे। जैसे फोटोग्राफी 18 डिग्री, एक लाइन ली आपने, रेडियस लिया, डिग्री डी यूज करना आता है आप सबको। Yes, ma'am. तो डी से पहले आपने एक रेडियस लिया, रेडियस से पहली लाइन आपने 18 डिग्री की बना दी, उसको फोटोग्राफी लिख दिया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्ले मॉडलिंग, दैट इज 90 डिग्री। फिर जो सेकेंड लाइन हमारी जहाँ फोटोग्राफी खत्म होती है, यहाँ पर डी रखा, 90 डिग्री की एक और लाइन बनाई और ये क्ले मॉडलिंग बन गया। फिर जहाँ क्ले मॉडलिंग खत्म हुआ वहां डी रखा, 144 डिग्री की लाइन बनाई, देखो बड़ी हो गई ना 144 डिग्री की। ठीक है, तो ये किचन गार्डनिंग हो गया। जहां किचन गार्डनिंग खत्म होगा वहां पर आप डी रखोगे अपना, और 36 डिग्री बनाओगे, वो आपका हो गया डोल मेकिंग। एंड जो बच जाएगा वो अपने आप ही बुक बाइंडिंग बचेगा 72 डिग्री का। तो इस तरह से आपको पाई डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्लियर। Yes, ma'am. इसके साथ साथ इसकी डिग्री लिख दोगे अंदर तो और भी ठीक लगेगा। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, अभी तक हम डिस्क्रिट डाटा ले रहे थे कि हाँ ठीक है, इतने बच्चे ऐसे हैं, इतने बच्चे ऐसे हैं, लेकिन हमें हमारे पास जब बड़ा डाटा होता है तो हम उसको सारे को डिस्क्रिट या उसमें नहीं लिख सकते, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है, तो ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको टेबल या चार्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो टेबल के 3 कॉलम होते हैं आपके पास, वेरिएबल, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। पहले तो आपको ये क्वेश्चन बनता है आपका कि टेबल के कितने कॉलम्स होते हैं, 3, वेरिएबल, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। टेबल बना के ही हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, एनी कैरेक्टर विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। वेरिएबल, किस चीज को हम वेरी कर रहे हैं, क्या चीज डिफर है, वेरी मतलब डिफरेंस। जैसे आप लोगों का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो क्या कहूंगी कि स्टूडेंट्स में कहाँ वेरिएशंस आती है, उनकी एज में, उनकी हाइट में, उनके बॉडी टेम्परेचर में, उनके मार्क्स में, यही वेरिएशंस होती है ना। अगर हमें वेरिएशंस को कंपेयर करना है तो हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा। क्लियर। और वो वाले वेरिएबल लेने हैं जो हम मेजर कर सकते हैं, कुछ मेजर कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते। जैसे कलर में क्या वेरिएशन है, एक दो बच्चों के, स्टूडेंट के स्किन कलर में कितनी वेरिएशन है, क्या हम बता सकते हैं, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्या कोई यूनिट है मेजर करने का कि कोई कितना गोरा और कितना काला है। बनी आज तक कोई मेजरमेंट इसकी, इंटेलिजेंस की कोई मेजरमेंट है आपके पास। न्यूमेरिकली हम उसको नहीं निकाल सकते ना, हाइट की तो निकाल सकते हैं, एज की भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें उन चीजों को लेना है जिनको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। हाँ जी, क्लास चल रही है ना। हाँ जी बोल दिया करो बीच में से। Yes, ma'am. हाँ जी मैम। जहां ना समझ आए वहां भी स्टॉप करके बोल दिया करो बीच में। तो वेरिएबल्स 2 टाइप्स के होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन बनता है वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिसकंटिन्यूअस, जिसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं। Quantities which can take all numerical values within certain interval are called continuous variable. But those variable which can take only a finite number of values, उसको हम discrete variables बोलते हैं। फिर हमने आना है टैली पे। टैली होता है आप उसको बार्स के रूप में दिखा रहे हो, लाइनों के रूप में दिखा रहे हो। 1 को 1 लाइन से दिखाते हैं, 2 को 2 लाइनों से दिखाते हैं, 3 को 3 से, 4 को 4 से, और 5 को 4 के ऊपर ऐसे लाइन लगाते हैं। ये पता है आप सबको या नहीं पता।
यस मैम। यस मैम। तो इसको टैली Yes, बार ma'am. बोलते हैं। अब आपको 7 दिखाना है तो 5 ऐसे, फिर 2 लाइनें, फिर अगले 5 तक ऐसे जाएंगे, 4 तक, 9 तक, 10 के लिए फिर लाइन आ जाएगी। तो बस यही है आपका टैली बार्स। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं कि कितनी है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी दो तरह की होती है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम गिवन रॉ डाटा इज डन बाय मेथड ऑफ टेली मार्क्स एक्सप्लेन्ड अर्लियर, जो हमने ऊपर कर लिया। कंटिन्यूअस में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हैज 3 कॉलम हेडेड बाय वेरिएबल, टेली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। अब आगे आएगा आपके पास, ये आपके स्टेप्स हैं। पहले आपने 3 कॉलम बनाने हैं। कौन से 3 कॉलम बनाने हैं? आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि कौन कौन कितने कितने कॉलम होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो टेबल में आपके 3 कॉलम होते हैं, 1 वेरिएबल, अदर, टेलीमार्क्स एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। ये आपको याद रखना है। फिर आपने अपने गिवन डाटा को, गिवन वैल्यूज को उसमें अरेंज करना है, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे भी आपको ठीक लगे। फिर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लो, उसको लिखो, वो कहाँ आएगी? 4 लाइंस आपको बनानी है, 5वीं लाइन के लिए क्रॉस करना है। वो क्रॉस आप इन दोनों तरह से किसी भी तरह कर सकते हो, ऐसे डायगोनली भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो। फिर उनको काउंट करके जितने वो बनते हैं वो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिख देने हैं, ठीक है? और उसको सूटेबल टाइटल देना है जो भी आप बना रहे हो। इसके बाद सम स्टैटिस्टिकल टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले होता है डाटा। क्या होता है? डाटा होता है रॉ डाटा, जो आपने कलेक्ट किया, कहीं से भी कलेक्ट किया, चाहे आपने प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट किया, चाहे आपने सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड डाटा। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? कंटिन्यूअस वेरिएबल इज ए केपेबल ऑफ अज्यूमिंग एनी वैल्यू। ये बात ध्यान रखना, कंटिन्यूअस में कोई भी वैल्यू आ सकती है, डेसिमल भी आ सकती है, जैसे 44.0, क्योंकि किसी का वेट ये तो है नहीं 44 होगा या 45 होगा, 44.6 भी हो सकता है, 44.7 भी हो सकता है। क्लियर? ये बात समझ आई? इसी तरह हाइट भी इंचेस में हो सकती है। तो ये सब हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल हैं। हाइट, वेट, एज, टेम्परेचर आर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल अगर आ गया तो आपको ये लिखना है, हाइट, वेट, एज एंड टेम्परेचर। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू इंटेग्रल होती है और एक्सट्रैक्ट मेजरमेंट होती है, उसको हम पॉइंट्स में नहीं लिखते। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कभी हम कह सकते हैं किसी क्लास में 4.5 स्टूडेंट पढ़ते हैं जी? कह सकते हो आप? No, ma'am. हाँ, तो वो डिस्क्रीट हो गया ना, वो डिस्क्रीट हो गया ना, क्योंकि उसको तो हमने पूरी उसमें दिखाना है, ठीक है? तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल का, ठीक है? इसको हम डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं और डिस्क्रीट भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जिस तरह से वेरिएबल 2 होते हैं उस तरह से सीरीज भी 2 होती हैं, कंटिन्यूअस सीरीज एंड मैम डिस्क। हाँ जी। मैम कंटिन्यूअस वेरिएबल दोबारा रिपीट कर रहे हो ना? बेटा उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, डेसिमल में भी आ सकती है, ठीक है? assuming that value within certain range or interval, the height, weight, temperature, for example जैसे हाइट है आपकी, किसी की भी हाइट 56.4 भी हो सकती है और 56 भी हो सकती है। इसी तरह वेट है 44.0 भी हो सकता है, 44.6 भी हो सकता है, 44.65 भी हो सकता है। या एज है 10 ईयर्स के हो आप, 10 साल के हो या 10.5 साल के हो, पर कोई स्टूडेंट आधा नहीं हो सकता ना। कितने स्टूडेंट है आपके, पॉपुलेशन कितनी है किसी कंट्री की? हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ पॉइंट इस की पॉपुलेशन डेसिमल्स में है, मतलब डेसिमल्स मींस नंबर ऑफ पीपल डेसिमल में हो सकते हैं कभी? नो मैम। नंबर ऑफ बैग, वो भी डेसिमल में नहीं हो सकते। जो चीज फुल फ्लेज एक प्रोडक्ट है तो वो तो फुल फ्लेज ही होगी। नंबर ऑफ पेड़ कितने हैं, मान लो मैं आपसे पूछूं आपके शहर में कितने पेड़ लगे हुए हैं जी, आप कह सकते हो जी 10.5 पेड़ लगे हुए हैं? नो मैम। No, तो ma'am. वो डिस्क्रीट है। कंटिन्यूस जिसको हम डेसिमल में भी ले सकते हैं, जो चलता ही रहता है, जिसमें ब्रेक नहीं आती है, कंटिन्यू है वो, ठीक है? हाँ जी, डाउट दूर हुआ बच्चे? किसने पूछा था? क्लियर है मैम। ठीक है। अब जिस तरह से वेरिएबल 2 तरह के हैं उसी तरह से हमारी सीरीज भी 2 तरह की हैं।
डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। जब डिस्क्रीट वेरिएबल को आप सीरीज में बनाते हो तो डिस्क्रीट सीरीज होगी, डिसकंटिन्यूस सीरीज। और जब आप कंटिन्यूस को बनाते हो तो वो कंटिन्यूस सीरीज होगी। एरे क्या है? एन एरे इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इधर इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। जब अपने डाटा को आप किसी ऑर्डर में अरेंज करते हो, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, उसको एरे बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ में आना, और असेंडिंग ऑर्डर लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ आना। अब है आपका इसका एग्जांपल, देखो इन द गिवन डाटा 17 ये आपको डाटा दिया हुआ है। अब एरे, एरे मतलब हमने उसको किसी ऑर्डर में चेंज करना है। इसको अगर असेंडिंग में करेंगे तो 5 7 9 ये सब आएगा, और डिसेंडिंग में करेंगे तो रिवर्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस Yes, मैम। yes. नेक्स्ट है आपका रेंज। रेंज होता है कि जो हमारा डाटा है वो किस उसके बीच में है, कौन सी वैल्यूज के बीच में है, उसकी रेंज क्या है। जैसे मैं ये बोलूं कि आपके स्कूल में क्या रेंज है, तो कैसे अपने स्कूल का एरिया आपका कितना है, तो वो उसकी रेंज हो गई। रेंज कैसे मेजर करोगे? आप स्कूल के एक कोने से दूसरे कोने तक के डिफरेंस को लोगे। वही आपका डाटा में है, तो आपकी लोएस्ट वैल्यू इसमें 5 है, हाईएस्ट वैल्यू आपकी 17 है। तो लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के डिफरेंस को रेंज बोलते हैं, तो इसकी रेंज 12 हो गई आपकी। ठीक है, तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन डाटा। नेक्स्ट है क्लास, क्लास इंटरवल एंड क्लास लिमिट्स। क्लास क्या होती है? इफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, दैट ग्रुप्स आर बाउंडेड बाय लिमिट्स। अगर हम उसको ग्रुप्स में बांटते हैं, ग्रुप्स का मतलब मैं ये बोलूं कि वो बच्चे जिनके नंबर 0 से 33 तक हैं, दूसरा ग्रुप जिनके 33 से 50 तक हैं, तीसरा ग्रुप जिनके 50 से 70 तक हैं, चौथा ग्रुप जिनके 71 से लेकर 90 तक हैं, और पांचवा ग्रुप जिनके 90 से 100 तक हैं। तो मैंने सभी को ग्रुप्स में बांट दिया। ग्रुप्स आर बाउंडेड बाय लिमिट, हर एक की लिमिट है, मिनिमम लिमिट भी है और मैक्सिमम लिमिट भी है। तो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लास। कौन सी क्लास? क्लास मतलब वो वाली क्लास नहीं, आपके वाली, ये दूसरी क्लास है। द एंड वैल्यू ऑफ क्लास आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। अब क्लास लिमिट्स क्या होती हैं? जो उसकी एंड वैल्यू होती है। जैसे मान लो मैंने बोला 5 to 0 से 33, तो 33 उसकी लिमिट होगी, इसके आगे नहीं जाना हमने। ठीक है, द स्मॉलर वैल्यू ऑफ टू लिमिट्स आर इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड हायर वैल्यू इज कॉल्ड द अपर लिमिट। दो लिमिट होती हैं हमारी क्लास की, एक लोअर और एक अपर। अगर मैं आपको ये बोलूं 10 से 20, 20 से 30, तो 10 आपकी लोअर लिमिट है, 19 आपकी हायर लिमिट है। ठीक है, अपर लिमिट। तो दीज टू क्लास लिमिट्स आर समटाइम्स कॉल्ड स्टेट क्लास लिमिट्स। अब आती है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मतलब दोनों में कितना डिफरेंस है। 10 to 20 मैं लेती हूँ तो डिफरेंस कितना हो गया? 10 का हो गया। तो क्लास विड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इट इज कॉल्ड क्लास विड्थ। इन अदर वर्ड्स, रेंज ऑफ क्लास इज कॉल्ड क्लास विड्थ। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? जैसे अब यहाँ देखो 1 to 10, अब 1 to 10 आपकी क्लास है, लोअर लिमिट है आपकी 1, अपर लिमिट है आपकी 10, और क्लास विड्थ कितनी है आपकी? 9, 10 - 1। क्लियर? Yes, ma'am. हाँ जी। Ma'am. तो ये आपके टैली मार्क्स आ गए कि 1 to 10 में कितने स्टूडेंट हैं। अब ये 5 और 1 6 आ गया, अगला 3, ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट है आपका क्लास इंटरवल। द रेंज ऑफ मार्क्स फ्रॉम 1 to 40 इज ग्रुप्ड इनटू 4 क्लासेस। मैंने 4 क्लासेस बना दी, 1 to 10, 10 to 11 to 20, 21 to 30। ईच ग्रुप इज नोन एज क्लास इंटरवल। द इंटरवल बिटवीन वन क्लास एंड एडजेसेंट क्लास बीइंग 9, हर एक का डिफरेंस 9 है ना, 10 और 1 का, 20 और 11 का। तो ये क्या हो गया? इसका क्लास इंटरवल क्या हो गया ये? हाँ जी, Class interval नहीं आया. लिमिट्स मैंने आपको, हाँ लिमिट्स बता दिया। अब लोअर लिमिट कौन कौन सी है? 1, 11, 21, 31। और अपर लिमिट्स कौन सी हैं? 10, 20, 30 एंड 40। क्लियर? Yes, ma'am. अब आगे है एक्चुअल क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज। अब आपको अगर देयर इज ए गैप ऑफ 1 mark, 1 to 10, 1 to between limits of any two adjacent classes, this gap may be filled by extended। जैसे आपका यहाँ से आ गया 11 to 20, 11 to 20 है, और उधर 10 आ रहा है, तो गैप आ रहा है ना बीच में आपका।
कंटिन्यूअस तो नहीं हुआ ना बीच में, 1 to 10, 10 के बाद सीधा 11 आ गया, तो 10 और 11 के बीच में गैप आ गया ना। उसको सेम बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, कि लोअर क्लास बाउंड्री को आपने कैसे प्रेजेंट करना है। लोअर क्लास लिमिट माइनस हाफ ऑफ द गैप, क्या करना है, लोअर को लोअर में से माइनस करना है, अपर में ऐड करना है, हाफ ऑफ द गैप। अब इसमें गैप कितना है, 1 है, देखो 1 to 10, 10 11 आ गया, तो 10 और 11 में 1 का गैप है ना, देख रहे हो आप। यस मैम। तो इस गैप को फिल करने के लिए हमने क्या करना है, 1 डिवाइडेड 2, 0.5, तो 11 में से हम 0.5 माइनस करेंगे और अपर में 0.5। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम मैम आवाज नहीं आ रही।
अब आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। और स्क्रीन भी शेयर हो गई? यस मैम। ओके ओके। तो मैं आपको बता रही थी कि क्लास मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंस होता है अपर लिमिट और क्लोज लोअर लिमिट का, लेकिन उसकी क्लास बाउंड्रीज का लेना है। देखो हमने 10 1 to 11 भी लिया था, उसके डिफरेंस को नहीं हमने क्लास मैग्नीट्यूड लेना। हमने जब इसको ट्रू क्लास लिमिट्स निकाली थी जिसमें हमने 0.5 की एडजस्टमेंट की थी, उसके डिफरेंस को हमने लेना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। अभी आपने देखा कि 11 to 20, 21 to 30, इसमें एक नंबर का गैप है, क्योंकि जो पहली लिमिट आपकी खत्म हो रही है 20 पे और अगली शुरू हो रही है 21 पे, तो उसके बीच की वैल्यूज को कहीं भी दिखाया नहीं गया है, विच हैज नॉट क्रिएटेड एंड any difficulty, but there can be a situation where data is not in integers. अगर आपका डाटा में 20.5 है तो उसको कहाँ लोगे? क्या 11 to 20 में लोगे या 21 to 30 में लोगे? जैसे इसने एग्जाम्पल भी दे दिया कि स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम ऑफ रिकॉर्डिंग ए डाटा इट में कंटेन फ्रैक्शनल लिमिट, जैसे अभी मैंने बोला हाइट वेट ये सब फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, उसमें आपको कंजिक्यूटिव क्लासेस आपको बनानी होंगी। तो इंक्लूसिव सीरीज वो होती है जिसमें गैप होता है, जैसे 0 से 5, 6 to 10, और जिसमें गैप नहीं होता जो ट्रू लिमिट्स निकालते हैं उसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। तो वो निकालने का फॉर्मूला मैं ऊपर आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है क्लियर? अब 10 to 15, 15 to 20 ये आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसको हम कंटिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं। आगे आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ ए क्लास इंटरवल। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाँ जी सर। मैडम पिछले 15 मिनट का ना रिवाइज कर दो, क्योंकि 15 मिनट बच्चों को सुना नहीं। कहाँ से रिवाइज करना है, क्या मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे सर? मैं वहीं से कर देती हूँ। बच्चों से पूछ लो। बच्चों आप बता दो कहाँ से मैडम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे आप मुझे कोई एक स्टूडेंट इसमें से टाइप कर दे कि कौन से पेज नंबर से रिवाइज करना है, या बता दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से करना है बच्चे? ये हो गया था, एक्चुअल लिमिट्स निकाल ली थी। हाँ जी मैम अपर क्लास बाउंड्री वाला रास्ता, अपर क्लास बाउंड्री यहां से बता देती हूँ। देखिए जब हमें क्लास बाउंड्रीज निकालनी है, देखो क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में क्या डिफरेंस है। जो हमारे पास 1 to 10 देन 11 to 20 थी, ये हमारी क्लास लिमिट्स थी, और हमें क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में चेंज करना होता है, जिसको हम एक्चुअल क्लास लिमिट बोलते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो आपके पेपर में भी आ सकता है, वो ये है कि लोअर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए लोअर क्लास लिमिट में से आपने हाफ ऑफ द गैप को माइनस करना है, और अपर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए अपर क्लास लिमिट में से हाफ ऑफ द गैप को प्लस करना है। तो जैसे आपका गैप 1 का है, 10 के बाद 11 आ गया तो इसका गैप 1 हो गया, 1 का हाफ करेंगे हम 0.5, तो लोअर लिमिट निकालने के लिए हमें 11 में से 0.5 लेस करना है, तो 10.5 आ गया। अपर लिमिट निकालने के लिए हमें 20 में 0.5 ऐड करना है, तो वो 20.5 आ गया। ये आपकी एक्चुअल क्लास लिमिट्स बोल सकते हो इनको, या फिर क्लास बाउंड्रीज बोल सकते हो, ठीक है? यस मैम। इसके बाद जो आपको ये देखो ये क्लास इंटरवल्स हैं, इस एग्जांपल को ध्यान में रखना है, आपसे पेपर में भी पूछा जा सकता है इस तरह से देके 11 to 20, 21 to 30 और 31 to 40 देके ये पूछा जा सकता है कि इसको आप क्या बोलोगे। दीज आर क्लास इंटरवल्स, जब एक का गैप है, और जब गैप नहीं है तो उसको हम क्लास बाउंड्रीज बोल सकते हैं या एक्चुअल क्लास लिमिट्स बोल सकते हैं। अब हमें क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका? क्लास बाउंड्रीज का। क्लियर? मिड पॉइंट ऑफ क्लास बाउंड्रीज। तो आपने क्या करना है, या क्लास लिमिट ओवर लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आप लिमिट को भी लेंगे तो भी आपका वही आएगा, बाउंड्रीज का लेंगे तो भी आपका वही आएगा। मैग्नीट्यूड में आपने बाउंड्रीज लेनी है। मैग्नीट्यूड में ध्यान रखना है
मैग्नीट्यूड होता है हाइट जिसको हम बोलते हैं, वो आपने क्लास बाउंड्रीज की लेनी है, क्योंकि अगर आप क्लास लिमिट्स की लोगे तो आपकी 9 आएगी और क्लास बाउंड्रीज की लोगे तो 10 आएगी, तो हमने क्लास बाउंड्रीज लेनी है। ये बात ध्यान में रखना है, क्लास मैग्नीट्यूड हमेशा बाउंड्रीज से निकलता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, इस चीज को ध्यान रखना, आ सकती है ये चीज पेपर में, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। अब जो आपकी इंक्लूसिव सीरीज होती है, ये बात आपको सिर्फ इस तरह से ही ध्यान रखनी है कि जहां पर आपका गैप होता है उसको हम इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, ठीक है, और जहां गैप नहीं होता है उसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। जैसे 11 to 20, 21 to 30, अब 20 और 21 के बीच में गैप आ गया। इसी तरह 0 to 5, 6 to 10, 6 और 5 के बीच में गैप है, 10 और 11 के बीच में गैप है। तो जरूरी नहीं ना कि आपकी हमेशा वैल्यूज फुल वैल्यू में हो। गैप कहाँ फिल करोगे? आपको अगर कोई वैल्यू 5.7 दे दी तो कहाँ रखोगे उसको? 0 से 5 में रखोगे या 6 से 10 में रखोगे? उसके लिए हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, और एक्सक्लूसिव सीरीज में गैप नहीं होता है। एक्सक्लूसिव सीरीज है हमारी जैसे 10 to 15, 15 to 20, देखो इसकी लोअर लिमिट 15, इसकी अपर लिमिट 15, तो हमें लोअर लिमिट को इंक्लूड करना है, अपर को नहीं करना है। इस बात का भी आपने ध्यान देना है। जैसे 10 to 15 में 10 आएगा, 15 नहीं आएगा, 15 to 20 में 15 आएगा, 20 नहीं आएगा। क्लियर? ओवरलैप हो रहा है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। relative frequency, percentage frequency and frequency density of class interval. Relative frequency क्या होती है? Relative frequency of each class can also expressed as fraction of total frequency. These are known as relative frequency. In other words, relative frequency is the class frequency expressed as ratio of total frequency. जैसे class frequency upon total frequency. Suppose करो आपकी फ्रीक्वेंसीज इसने अगर आगे दिया एग्जांपल तो मैं देख के कर उसमें से समझा देती हूँ, बट दिया नहीं है इसने। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है अगर आपकी एक चीज की फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने परसेंटेज निकाली है ना, अभी रेशो निकाली है, दैट इज रेशो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी एंड टोटल। सपोज करो टोटल वैल्यूज आपकी 50 हैं, उसमें से 0 से 10 मार्क्स आए हैं 5 बच्चों के, तो 5 डिवाइडेड बाई 10, 1/10 हो गया, उसका 10% हो गया ना वो। तो वो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। रिलेटिव 1/10, उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% आ जाएगा, वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हो गई। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी 5 और क्लास विड्थ है 10, 0 से 10 का डिफरेंस हो गया, तो 5/10 होगी आपकी 0.5। ठीक है, ये तीनों आपके क्वेश्चन बनते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो थोड़ा ध्यान से इनको लिख के फॉर्मूले याद करने हैं। कोई डाउट हो तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमने ऊपर बार ग्राफ पढ़े थे, पाई चार्ट